Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is जनरल फार्माकोलॉजी। तो जनरल फार्माकोलॉजी के दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मींस दैट एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग्स। बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, विच इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एंड व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स विच इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, क्लिनिकल यूज, एडवर्स इफेक्ट एंड द एंटीडोट फॉर टॉक्सिसिटी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, परमिएशन वगैरह और बाकी सब चीज़ें क्लियर। तो ये जनरल फार्माकोलॉजी की तरफ चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें डेफिशिएंट है जनरल फार्माकोलॉजी में, तो जो है उनसे गुजारा करते हैं क्लियर। तो सही हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज परमिएशन। व्हाट इज़ परमिएशन? परमिएशन का मतलब है कि जो ड्रग होती है वो बैरियर को क्रॉस करती है, मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अराउंड जो मूवमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड परमिएशन। एंड परमिएशन इंपॉर्टेंट होता है फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जिस रूट से आपने ड्रग दिया है वो ब्लड में एंटर होना, ओके, दिस इज एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बॉडी का ड्रग का बॉडी में मूव करके टारगेट टिश्यू की तरफ जाना। और एलिमिनेशन का मतलब है कि बॉडी से रिमूव होना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या फीसिस क्लियर। तो ये होता है परमिएशन। अब परमिएशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है पैसिव डिफ्यूजन, ओके। यू नो दैट डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक हो गया, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड यू नो दैट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन के अंदर एनर्जी नहीं इस्तेमाल होती क्लियर। और जो पैसिव डिफ्यूजन होती है, पैसिव डिफ्यूजन का मतलब है कोई कैरियर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरी डिफ्यूजन होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसको फैसिलिटेट किया जाता है बाय द कैरियर, कोई एटीपी इस्तेमाल नहीं होता और इसमें कैरियर है, दैट इज़ वाई दे आर सैचुरेबल क्लियर। तीसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कैरियर प्रोटीन को यूज़ करती है लेकिन एटीपी को यूज़ करती है एंड इट मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और चूंकि इसमें कैरियर प्रोटीन आ रहा है तो ये सैचुरेबल होती है, सिलेक्टिव होती है क्लियर। या इसके अलावा एंडोसाइटोसिस से भी ड्रग्स मूव कर सकती है। तो ये क्या ये थे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग परमिएशन के ड्रग कैसे परमिएट करती है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग की मूवमेंट को। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग की मूवमेंट को अफेक्ट करेंगे। एक है ड्रग के फैक्टर्स और दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल जो हमारी बॉडी के फैक्टर्स होते हैं क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग के फैक्टर में ये है कि ऐसी ड्रग जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जो लिपिड सॉल्युबल होगी उसकी परमिएशन या मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी क्लियर, ठीक हो गया। ऐसी ड्रग जो अनआयोनाइज्ड होगी तो उसकी परमिएशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। डैट मीन्स डैट आयोनाइज्ड ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कम होती है। इसके बाद आगे चलते हैं साइज़ पर। जितना ज़्यादा क्या होगा, साइज़ छोटा होगा उतना ड्रग की परमिएशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी क्लियर, ठीक हो गया। तो ये ड्रग के फैक्टर्स थे। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर, जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ड्रग की परमिएशन ज़्यादा होगी। जितनी थिकनेस कम होगी बैरियर की उतना ड्रग की परमिएशन ज़्यादा होगी। जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, अगर इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो परमिएशन ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स हो गए, फॉर एग्जांपल पीसीटी पर बहुत ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उतनी ज़्यादा परमिएशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा जाएगा विच इज़ पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस क्लियर, ठीक हो गया। एक बात रट्टा मारना कि जो ड्रग्स होती हैं वो दो हो सकती है, दो कैटेगरी में, या तो वो वीक एसिड हो सकती है या वीक बेस हो सकती है क्लियर, ठीक हो गया। हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की बात नहीं करते क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं होती। हमारे लिए वीक एसिड या वीक बेसिस, क्योंकि वही आयोनाइज वगैरह हो सकती है। रट्टा मारना कि जो वीक एसिड है वो एब्जॉर्ब्स होगी स्टोमक के अंदर। कैसे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो जो एसिडिक ड्रग है वो स्टोमक में एब्जॉर्ब होगी और जो बेसिक ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी कहाँ पर, इंटेस्टाइन में।
कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन में। और मैंने दूसरा फार्मूला बताया था कि अगर ड्रग की एब्जॉर्प्शन करानी है तो फिर ड्रग को किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, आयोनाइज्ड या नॉन आयोनाइज्ड। तो आंसर इज नॉन आयोनाइज्ड, क्योंकि अगर आयोनाइज्ड होगा तो वो क्रॉस नहीं कर सकता। क्लियर। तो जो ड्रग होगी वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्लियर, ठीक हो गया। दैट इज़ वाई कि जो वीक बेसिस है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच है, मतलब पीएच ज़्यादा है, तो बेसिक मीडियम के अंदर बेसिक जो बेसिस होती है वो नॉन आयोनाइज्ड होती है। लेट मी ऑपोजिट, अगर कोई हमारे पास वीक एसिड है, वीक एसिड है और अगर मैं क्या करूं, वीक एसिड की अगर एब्जॉर्प्शन करानी है तो पीएच को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने वीक एसिड की अगर मैंने वीक एसिड की एब्जॉर्प्शन करानी है तो मुझे पीएच क्या चाहिए, पीएच मुझे कम चाहिए, मतलब मुझे एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए और वो मुझे मिलेगा स्टोमक के अंदर। लेकिन अगर मैंने वीक एसिड की एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन करानी है, फॉर एग्जांपल मैंने ज़्यादा ले लिया है टॉक्सिसिटी के अंदर, तो मुझे पीएच क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि मुझे यूरिन को क्या करना पड़ेगा, एल्कलानाइज करना पड़ेगा। और यूरिन को एल्कलानाइज कैसे करते हैं, सोडा बाइकार्ब से, सोडा बाइकार्बोनेट से। ठीक हो गया। और सोडा बाइकार्बोनेट यूज़ होता है वीक एसिड की एलिमिनेशन के अंदर। डैट इज़ वाई वीक एसिड की टॉक्सिसिटी होगी तो एंटीडोट क्या होगा, सोडा बाइकार्बोनेट। एंड वीक एसिड इंक्लूड मिथोट्रेक्सेट, फिनोबार्बिटल, ट्राईसाइक्लिक एसिड डिप्रेशन, मतलब ये, और एस्पिरिन वगैरह। क्लियर। तो ये उम्मीद है कि रट्टा लग गया होगा। तो ऑलमोस्ट ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जो एक बात रट्टा मारना कि जो आयोनाइज स्पीशीज़ होती है या जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होती है वो यूरिन में ट्रैप हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है वो रीअब्जॉर्ब हो सकती है। तो अब होगा क्या, ऐसी ड्रग्स जो वीक एसिड होती है वो स्टोमक के अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। वाई, बिकॉज स्टोमक में एसिडिक पीएच होती है और ये एसिडिक पीएच के अंदर वीक एसिड नॉन आयोनाइज्ड होती है। लेकिन अगर मैंने एलिमिनेशन बढ़ानी है तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने पीएच को बढ़ाना है, बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एंड बेसिक एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय सोडा बाइकार्बोनेट। एंड सोडा बाइकार्बोनेट फिनोबार्बिटल, मिथोट्रेक्सेट और एस्पिरिन की एलिमिनेशन में आता है। इसके बाद है वीक बेसिस। वीक बेसिस ये ऐसी ड्रग्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। वाई, बिकॉज वहाँ पे बेसिक पीएच होती है, वहाँ पर नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। लेकिन जो वीक बेसिस है उसकी एलिमिनेशन के लिए, अच्छा मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, उसके लिए माजरत। एग्जांपल्स आप देख लो। जो वीक बेसिस है उसकी एलिमिनेशन के लिए मीडियम को एसिडिक बनाना है और एसिडिक के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, अमोनियम क्लोराइड यूज़ करेंगे। अब जो वीक बेसिस है उसमें TCA और एम्फीटामीन है। लेकिन रट्टा मारना कि जो TCA की टॉक्सिसिटी है उसमें सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। वाई, बिकॉज जो TCA होता है वो हार्ट के ऊपर सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सोडा बाइकार्बोनेट देना है। फिर उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए अमोनियम क्लोराइड देना है ताकि वो यूरिन को एसिडिफाई करे। इसके अलावा आर्जिनिन हाइड्रोक्लोराइड भी देना है। ऐसे पीएच इसमें जो वीक एसिड या वीक बेस्ड होते हैं 50% आयोनाइज्ड और 50% नॉन आयोनाइज्ड है। दिस इज कॉल्ड pKa वैल्यू। जितनी pKa वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा जो वीक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वीक बेस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये आपने रेसिप्रोकल रट्टा मारने हैं। क्लियर। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ऐसी ड्रग्स जो GIT से एब्जॉर्ब होती है वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है, पोर्टल से वो लीवर के पास जाती है और लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्लियर। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद जो ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है दिस इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, कि जितनी ड्रग दी थी उसमें से कितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, दिस इज बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम IV रूट से देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी ऑलवेज 100%, लेकिन इसके IV के अलावा कोई और रूट होगा उसमें 100 से कम हो जाएगी। वाई, या तो एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट हुई है या फिर लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व, IV का टोटल और ओरल में कितना है, तो ओरल का ऊपर IV का नीचे। दिस इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। क्लियर। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं P ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो P ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है वो करती क्या है, ये P ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती है ड्रग्स को। ये पता नहीं कहाँ चला गया P ग्लाइकोप्रोटीन वाला, मेरे ख्याल से ये जनरल पैथोलॉजी में लिखा हुआ है।
तो जो पी ग्लाइकोप्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट आप देख लेना कि कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दीज आर इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जो ड्रग को बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती, एक्सक्रीट हो जाती है। एंड दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द एंटी कैंसर ड्रग्स, कीमो वाली दवाइयाँ वगैरह। ठीक हो गया, क्लियर। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो अभी मैंने परमिएशन को एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने आयोनाइजेशन और रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग को भी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आयोनाइजेशन और रीनल क्लियरेंस वाला। अगर नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारी जो ड्रग आयोनाइज्ड ड्रग होती है, ये वाटर सॉल्युबल ड्रग, और ये पुअरली रिअब्जॉर्ब होती है और ये एक्सक्रीट हो जाती है। मतलब अगर मैंने ड्रग की एक्सक्रीशन बढ़ानी है तो मैं ड्रग को आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, और अगर मैंने ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ानी है, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ानी है, तो मैं ड्रग को नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। क्लियर। तो ये बात रट्टा मारना है। जो वीक एसिड होते हैं, अगर मैं एसिडिक यूरिन दूँ तो ये नॉन आयोनाइज्ड होते हैं और ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन वीक एसिड बेसिक यूरिन के अंदर आयोनाइज्ड होते हैं और ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अगर मैं यूरिन की अल्कलाइजेशन कर रहा हूँ बाय सोडा बाइकार्बोनेट, तो ये वीक एसिड को ट्रैप कर लेगा इन द आयोनाइज्ड फॉर्म, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, फिनोबार्बिटल, मेथोट्रेक्सेट। एंड सेम इज़ द केस ऑफ वीक बेसिस, कि मैं यूरिन की एसिडिफिकेशन करूँ तो वीक बेसिस ट्रैप हो जाएंगे और इनकी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। क्लियर। फिर इसके बाद अगर मैंने किडनी से रीनल क्लियरेंस वगैरह कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इज़ के प्लाज्मा में कितनी ड्रग थी और कितना रेट ऑफ एलिमिनेशन है। व्हाट इज़ क्लियरेंस? क्लियरेंस का मतलब है कि गिवन टाइम के अंदर कितना प्लाज्मा का वॉल्यूम है जो इस ड्रग से क्लियर हो चुका है। दिस इज़ कॉल्ड क्लियरेंस। अब क्लियरेंस कब खराब होगी? जब आपको कार्डिक, हेपेटिक और रीनल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर, ठीक हो गया। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है कि प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी थी और ड्रग हमारी बॉडी में कितनी है। वो ड्रग जो प्लाज्मा को छोड़ के टिश्यू की तरफ जाएगी तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी जिसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी और पूरी बॉडी में क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। जो अगर लीवर या किडनी का डिजीज़ है, सिरोसिस है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज लीवर और किडनी डिजीज़ में एल्ब्यूमिन कम होता है। जब एल्ब्यूमिन कम होगा तो एल्ब्यूमिन ड्रग से बाइंड नहीं करेगा। जब एल्ब्यूमिन नहीं होगा, ड्रग्स प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रग होगी वो प्लाज्मा को लीव कर जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। बहुत सारी ड्रग्स एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हीमोडायलिसिस कौन सी ड्रग के लिए इफेक्टिव होता है? ऐसे ड्रग जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, लाइक फॉर एस्पिरिन हो गया, लिथियम हो गया। क्लियर, ये फार्मूला रट्टा मार लेना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो है, मतलब ये ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, मतलब ये ड्रग सिर्फ वेसल्स के अंदर ही है, इंट्रावास्कुलर है। एंड दिस इज़ फॉर ऐसी ड्रग्स जो बड़ी ड्रग है या चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एल्ब्यूमिन से बाइंड है। नंबर 2 मीडियम का मतलब है कि ये ड्रग पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चली गई है, जिसमें इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट भी है। ये ड्रग स्मॉल होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। हाई का मतलब है कि टिश्यू तक चली गई इंक्लूडिंग द बॉडी फैट। ये छोटी होती है और लिपोफिलिक होती है, खास तौर पर टिश्यू प्रोटीन से बाइंड करते हैं। रट्टा मारना कि डाइजोक्सिन की जो होती है ना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर, सही हो गया। तो ये बात रट्टा मार लेना। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो दिस वाज तो ये हो जाएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया परमिएशन एंड द रीनल क्लियरेंस। इसके बाद पढ़ते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, बल्कि एब्जॉर्प्शन को। तो एब्जॉर्प्शन को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जिस जगह पे आपने ड्रग दी थी उससे ब्लड में एंटर होना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब इसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, साइज़ छोटा होगा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, नॉन आयोनाइज्ड होगी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, साइज़ छोटा होगा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। क्लियर, मोटिलिटी ठीक है GIT की नॉर्मल है तो एब्जॉर्प्शन सही हो जाएगी। क्लियर, कोई दूसरी ड्रग इंटरेक्ट तो नहीं कर रही तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगी, ट्रांसपोर्टर ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने ये बताया था कि जो वीक एसिड होते हैं वो स्टोमक के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, लाइक एस्पिरिन, फिनोबार्बिटल, मेथोट्रेक्सेट। और जो वीक बेसिस होते हैं लाइक TCA, क्विनिडीन एंड एम्फेटामिन, ये इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। क्लियर, तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन का।
इसके बाद अगला एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ड्रग हमारे ब्लड से टिश्यूज़ की तरफ जा रही है, तो इसमें भी आपका बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करती है, और ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन रेट ज़्यादा अच्छा होगा, लाइक ब्रेन, लीवर। अगर कैपिलरी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। कुछ ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है। रट्टा मारना कि जो एसिडिक ड्रग होती है वो किससे बाइंड करती है? एसिडिक ड्रग बाइंड करती है एल्ब्यूमिन से। एंड व्हाट आर द एसिडिक ड्रग? एसिडिक ड्रग इंक्लूड द वारफरीन एंड फेनिटोइन। वारफरीन और जो फेनिटोइन होती है ये एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है, एसिडिक ड्रग है। लेकिन जो बेसिक ड्रग होती है वो किससे बाइंड करती है? वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। और एग्जांपल क्या होती है बेसिक ड्रग की? आंसर इज लिडोकेन विच इज़ द लोकल एनेस्थीसिया। क्लियर? एक बात रट्टा मारना कि जो ऐसी ड्रग जो प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगी विच इज़ कॉल्ड फ्री ड्रग एंड दिस इज़ फिजियोलॉजिकली एक्टिव, और यही आगे मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन से बाइंड करेगी। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारी टिश्यू के प्रोटीन से बाइंड कर जाती है विच इज़ कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन बोन या टीथ से बाइंड कर जाती है। एक बात रट्टा मारना, जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा उतना ड्रग प्लाज्मा में रहेगी, प्रोटीन बाउंड होगी या हाइड्रोफिलिक होगी, और जितना प्लाज्मा से भागेगी दूर तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितना आपने ड्रग दी थी कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आ रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करती है? एरिया अंडर द कर्व, ओरल ऊपर और नीचे आईवी रूट से दोगे 100% है, ओरल दोगे तो हमेशा 100 से कम होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगी, या फिर गट में डिग्रेड हो जाएगी, या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी को कम करते हैं? अगर आप हाइड्रोफिलिक ड्रग्स लोगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। नंबर 2 पी ग्लाइकोप्रोटीन इफ्लक्स। अब तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये पी ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये एटीपी डिपेंडेंट इफ्लक्स पंप होता है। क्लियर? ठीक हो गया। कैंसर में होता है जिससे वो दवाइयों को बाहर फेंक देता है, सही हो गया। इसके अलावा जो पी ग्लाइकोप्रोटीन इफ्लक्स होता है डाइजॉक्सिन के लिए भी अप्लाई होता है। क्लियर? और रट्टा मारना कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है कौन सी ड्रग्स में देखने को मिलता है? एटलीस्ट 2 ड्रग्स तो आपको आनी चाहिए, नाइट्रोग्लिसरीन एंड प्रोपेनोलोल। दैट इज़ वाई दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड वाया ओरल रूट। तो ये था हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सप्लेन कर दिया है, समझ आ गया होगा आपको। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म 2 जगह पर, गट की वाल के अंदर और लीवर के अंदर, बिफोर इट एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जब इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा होता है वहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है? साइटोक्रोम P450-3A4, साइटोक्रोम P450-3A4। और लीवर के अंदर भी साइटोक्रोम्स एंजाइम्स होते हैं, एंड दीज आर द कॉन्जुगेशन एंजाइम्स। तो ये तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ड्रग का मेटाबॉलिज्म। अब जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें 2 फेजेस होते हैं, फेज़ 1 और जो फेज़ 2 होते हैं। अब ये जो फेज़ 1 या फेज़ 2 होते हैं या तो ये ड्रग को बायो एक्टिवेट कर सकते हैं या ये ड्रग को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, और ये हमेशा ये तरतीब से नहीं होते। कभी कभार ऐसा होता है कि फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 होता है और कभी फेज़ 2 पहले हो जाता है। क्लियर? एक बात रट्टा मारना कि जो बूढ़े पेशेंट होते हैं उनमें कौन सा फेज़ अफेक्ट होगा? फेज़ 1 अफेक्ट होगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा। अब पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज़ हमारे पास एक ड्रग आई है विच इज़ द लिपोफिलिक ड्रग है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, यानी इसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? फेज़ 1 रिएक्शन है। फेज़ 1 रिएक्शन को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। जो फेज़ 1 रिएक्शन है उसको साइटोक्रोम P450 कंट्रोल करते हैं। अब इसके अंदर 3 रट्टा मारना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? या ड्रग हाइड्रोफिलिक बन जाती है, और या तो वह ड्रग एक्टिव होती है या वो ड्रग इनएक्टिव कर दी जाती है, और इस रिएक्शन से रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स पे प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल इज एस्टामाइनोफेन। अब ड्रग थोड़ी वाटर सॉल्युबल हो गई है, फिर उसके बाद चलेगा फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या होगा? जो रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स या जो ड्रग्स है उनके ऊपर कॉन्जुगेशन की जाएगी। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि उनको कॉन्जुगेट किया जाएगा किसी और मॉलिक्यूल के साथ। क्लियर? अब इसमें मिथाइलेशन है, ग्लूकुरोनाइडेशन है, एसिटाइलेशन है और सल्फेशन वगैरह आ जाती है।
क्लियर, ठीक हो गया। एक बात रट्टा मारना कि जो एसिटाइलेशन होती है वो ऐसी ड्रग्स की जाती है जो SLE करवा देती है, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस करवाती है, एंड निमोनिक इज शिप, सल्फोनामाइड, हाइड्रोलजीन, आइसोनियाजाइड एंड फेनिटोइन। एंड रिजल्ट क्या होता है, ड्रग काफ़ी ज़्यादा पोलर होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। एक एक्सेप्शन है, वो है एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स। जो एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर नॉट वेरी हाइड्रोफिलिक, ये एक्सेप्शन होती है। फिर इनकी क्या की जाती है, एक्सक्रीशन की जाती है यूरिन के अंदर, स्वेट के अंदर, या बाइल के ज़रिए स्टूल के अंदर। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये वाला था। तो लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर कॉन्जुगेशन वाले एंजाइम्स होते हैं, और रट्टा मारना कि जो बूढ़े पेशेंट हैं उनमें ये रिएक्शन ख़त्म हो जाता है सबसे पहले। क्लियर, और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, आंसर इज नाइट्रोग्लिसरीन, प्रोपेनोलोल, verapamil which is a calcium channel blocker, morphine which is opioid, and lidocaine which is local anesthesia वाली दवाइयाँ। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब ऐसे ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो आपने क्या करना है, उनको ओरल रूट से नहीं देना बल्कि IV पर रेक्टल सबलिंगुअल रूट से देना है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से देते होते हैं। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो दिस वास ये सारा चीज़ें थी। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ड्रग ब्लड में आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ड्रग जा रही है टिश्यू की तरफ, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है हाउ मच रीचेस सर्कुलेशन, और फर्स्ट पास का मतलब है कि कितना मेटाबॉलिज्म हुआ बिफोर द सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले। अब इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पेशल बैरियर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल बैरियर्स। अब स्पेशल बैरियर में मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, उसके बहुत सारे बैरियर्स होते हैं यहाँ पर। एक बैरियर तो आपने गट के अंदर पढ़ा होगा कि जहाँ पर स्टोमक में वीक एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है, और इसके अलावा इंटेस्टाइन में होती है वीक बेसिस की। अब मैं बैरियर में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि स्पेशल बैरियर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन। चलो कुछ ना कुछ करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लिया। तो पहला स्पेशल बैरियर है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो किन के दरमियान होता है, वो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में होता है और एस्ट्रोसाइट के फूड प्रोसेस के दरमियान में होता है। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल नॉन आयोनाइज्ड, मतलब जो बैरियर होता है वो छोटे छोटे मालिक्यूल को जो अनआयोनाइज्ड होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ उसी को गुजारने देगा, बाकी सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। क्लियर, ठीक हो गया। लेकिन अगर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। जब परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो जो मेडिसिन्स है वो ब्लड से ब्रेन में एंटर हो जाएगी। डेट इज़ वाई हम सेफ्ट्रैक्सोन और वैनकोमाइसिन देते हैं इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। इसके अलावा कुछ पम्प्स होते हैं विच इंक्लूड पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये इफ्लक्स पंप होता है, ये कैंसर वाली दवाइयाँ को बाहर फेंक देता है सेल से निकाल के, या डाइजोक्सिन को बाहर फेंक देता है। क्लियर, कुछ ऐसी दवाइयाँ CNS की जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल डोपामीन नहीं कर सकता लेकिन L-डोपा कर सकता है। दैट इज़ वाई लीवोडोपा इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। डोपामीन इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा कुछ बैरियर होते हैं, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है, इसको बहुत सारे टीराटोजेनिक ड्रग्स क्रॉस कर जाती है। ब्लड टेस्टिस बैरियर है जो कि सर्टोली सेल्स के दरमियान में होता है, जो कि जर्म सेल्स को बचाता है कि कोई टॉक्सिन पार्टिकल्स ना आ जाए। ब्लड आई बैरियर होता है जो रेटिना एंडोथेलियल सेल्स का होता है। तो इनका तो कोई मैं क्या स्पेशल चीज़ बताऊं, फार्मा से रिलेटेड कोई ख़ास बात इनकी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर इसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेटाबॉलिज्म है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन जो कि ज़ीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली होती है। तो स्टार्ट करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ड्रग को भेजा था बिल्कुल सही जगह पर लेकिन सही से कहीं और चली गई है। तो जिस जगह पर ड्रग ने काम करना था वहाँ से निकल के किसी और टिश्यू पर चली गई है, और जब ये अपनी जगह से हट गई है तो उसका एक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये ड्रग जिस जगह पे एक्शन करना था उस जगह से निकल के अदर टिश्यू पे चली गई है, लाइक मसल में और फैट में चली गई है। जब ये दूसरे टिश्यू में के पास चली गई है, अपनी असल जगह से हट गई है, तो ड्रग का एक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ नॉट द एलिमिनेशन।
दिस इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन या सिंपल रीलोकेशन के ड्रग है वो कहीं और भटक गई है। क्लियर, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपने आईवी रूट से ड्रग दी है तो सबसे पहले जाएगी वेल परफ्यूज्ड ऑर्गन जिनके पास ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। अब वो कौन से होते हैं आपके हार्ट, किडनी या लीवर। लेकिन जैसे जैसे ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये जो दवाइयाँ होती है ये लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन के पास चली जाती है, स्केलेटल मसल और फैट के पास, और उनका प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है। अब कौन सी दवाइयाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करती है? आंसर इज़ थायोपेंटल। थायोपेंटल इज़ शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट। अब ये शॉर्ट एक्टिंग क्यों है, रैपिड ऑनसेट क्यों है इसका? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी ये इसका जो मेन एक्शन है वो थायोपेंटल ने काम क्या करना है, न्यूरॉन्स में जाके काम करना है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये कहीं और भाग जाती है, मसल और फैट में चली जाती है। क्लियर। दूसरी दवाई है प्रोपोफोल, इसका भी रैपिड रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और प्रोपोफोल इज़ यूज्ड इन द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इसके अलावा जो फेंटेनाइल होती है, फेंटेनाइल ये ओपियाइड होता है, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बेंजोडाइजेपीन्स होती है। क्लियर। अब वो कौन सी चीज़ है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है? क्लियर, ठीक हो गया। अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फास्टर होगी। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये ड्रग की मूवमेंट ही तो है, तो उसी से ही अफेक्टेड है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन में फ़र्क है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ड्रग का इफेक्ट टर्मिनेट हो गया है। एलिमिनेशन का मतलब है कि ड्रग हमारी बॉडी से रिमूव कर दी गई है वाया मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। क्लियर। और इसमें एग्जांपल क्या थी? थायोपेंटल। थायोपेंटल फास्ट इन फास्ट आउट, तेज़ी से गई, तेज़ी से काम किया और तेज़ी से ख़त्म हो गई। क्लियर, ठीक हो गया। इससे पहले कि ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती उसका इफेक्ट ही ख़त्म हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये हमारा था। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन एक फार्माकोकाइनेटिक फिनोमिना होता है जिसमें जो ड्रग का एक्शन एंड हो जाता है बिकॉज ड्रग अपने इनिशियल साइट ऑफ एक्शन से कहाँ चली जाती है, दूर भाग जाती है। तो ये था हमारा ऑलमोस्ट ये। फिर इसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था सारा, जिसके अंदर ड्रग को जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है उसको लिपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किया जाता है। मोस्टली ये लीवर के अंदर होता है, और लीवर के अंदर भी कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं। मेन मकसद क्या था? पोलैरिटी को बढ़ाना, लिपिड सॉल्युबिलिटी को कम करना। क्लियर, ठीक हो गया। कुछ ड्रग को एक्टिवेट करना, कुछ ड्रग को इनएक्टिवेट करना, और रीनल या बाइल के अंदर एक्सक्रीट करना। अब ये दो तरह का था। तो मैंने कहा था फेज़ 1 को बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, हाइड्रोलिसिस था, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइटोक्रोम P450 3A4, इसका MCQ भी आया हुआ है। क्लियर। और इसके अंदर पोलर फंक्शनल ग्रुप बनाया जाता है, पोलर फंक्शनल ग्रुप बनाया जाता है। अब उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? स्लाइटली पोलर मेटाबोलाइट्स होते हैं, या तो एक्टिव हो सकते हैं या इनएक्टिव हो सकते हैं। तो रट्टा मारना कि जो रिडक्शन होती है वो किसकी होती है? रिडक्शन होती है क्लोराम्फेनिकोल की, विच इज़ द 50S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। वारफरिन की होती है, विच इज़ द विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेस इनहिबिटर। ऑक्सीडेशन होती है फिनोबार्बिटल की और फेनिटोइन की। 2P रट्टा मारना, फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिटल। और जो हाइड्रोलिसिस होती है दिस इज़ फॉर द एस्टर्स। अब एस्टर्स कौन से होते हैं आपके? लाइक एस्पिरिन हो गया, प्रोकेन हो गया, विच इज़ द लोकल एनेस्थेटिक्स, और अमाइड्स हो गया, मतलब लोकल एनेस्थीसिया की हाइड्रोलिसिस होती है। फेज़ 2 को कॉन्जुगेशन बोलते हैं बिकॉज इसमें कोई एंडोजिनस सब्सटेंस ऐड किया जाता है। अब इसके जो एंजाइम्स होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसफरेज, फॉर एग्जांपल UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज जो कॉन्जुगेशन करता है। अब रट्टा मारना कि जो होती है कहने का मतलब है कि जो ग्लूकुरोनाइडेशन होती है वो कौन सी ड्रग की होती है? रट्टा मारना बिलिरुबिन की होती है ग्लूकुरोनाइडेशन मॉर्फिन की होती है, ग्लूकुरोनाइडेशन क्लोराम्फेनिकोल की होती है। तो क्लोराम्फेनिकोल के 2 पॉइंट्स हो गया। क्लियर, रिडक्शन भी और ग्लूकुरोनाइडेशन भी। जो सल्फेशन होती है स्टीरॉयड हार्मोन की होती है, और पैरासीटामोल जिसको एस्टामाइनोफेन कहते हैं इसकी होती है। इसके बाद जो एसिटाइलेशन होती है वो मैंने निमोनिक बताया था, शिप, सल्फोनामाइड, हाइड्रोलाजीन, आइसोनियाजाइड एंड प्रोकेनामाइड। क्लियर, तो निमोनिक है शिप।
क्लियर। ऐसे बंदे जो स्लो एसिटाइलेटर हो गए उनमें इनका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा और साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाते हैं, क्लियर। इसके बाद जो ग्लूटाथायोन होता है ना वो एस्टामाइनोफेन के लिए होता है, क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अच्छा, कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। व्हाट आर प्रोड्रग्स। प्रोड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो इनएक्टिव होती है और जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये मेटाबॉलिज्म से एक्टिव हो जाती है। अब इसमें एग्जांपल्स कौन सी होती है। निमोनिक इज आल प्रेफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट। सारे एमडी को प्रेफर करते हैं। आल मीन एस इनहिबिटर्स, सारी एस इनहिबिटर प्रोड्रग होती है एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। प्रेफर मीन प्रेडनिसोलोन, पीपीआई, प्रोगवानिल। डूइंग मीन डिपीवेफ्लिन। एम से मार्केप्टोप्यूरिन, मिथाइलडोपा, मिनिऑक्सिडिल। डी से डोपा, लीवोडोपा। आई से राइनोटिकान। सी से क्लिनिकल विच इंक्लूड साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोपिडोग्रिल, कार्बिमोजोल। एस से सब्जेक्ट यानी सल्फासेलेजिन आ जाएगा। तो ये प्रो ड्रग्स होती है। कभी कभार ऐसा है कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उससे टॉक्सिक कंपाउंड क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल या एस्टामाइनोफेन का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन। फिर इसकी ग्लूटाथायोन से कॉन्जुगेशन करके डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। लेकिन अगर ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी हो गया तो फिर क्या होगा, या एस्टामाइनोफेन की टॉक्सिसिटी हो गया तो फिर लीवर डैमेज हो जाएगा, क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद एक खास तरह का एंजाइम होता है साइटोक्रोम 2D6। अगर ये लेवल कम हो जाए तो फिर जो कोडीन है उसका रिस्पांस बढ़ जाता है और बीटा ब्लॉकर उसका रिस्पांस भी बढ़ जाता है। निमोनिक इस BC, इससे क्या हो जाती है, BC बढ़ जाती है, क्लियर। तो ये आ जाएगा। इसके अलावा इनके जो मेटाबॉलिक एंजाइम है साइटोक्रोम्स, कभी कभार कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करती है, क्लियर। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कर देती है और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करती है। जब साइटोक्रोम P450 की इंडक्शन होती है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, उनके एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएंगे। और जो ड्रग्स इनहिबिटर्स होती है वो मेटाबॉलिज्म को कम करती है, साइड इफ़ेक्ट को बढ़ा देती है। अब जो इंड्यूसर्स होते हैं उनका निमोनिक है क्रैप GPS। सी से क्या बनेगा, सी से कार्बामेज़ापिन। आर से क्या बनेगा आपका, क्लियर, आर से क्या बनेगा आपका रिफेम्पिन बन जाएगा। ए से आपका अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहल आ जाएगा। पी से फिनोबार्बिटल आ जाएगा। जी से ग्राइसोफिल्विन। पी से फेनिटोइन। एस से बन जाएगा आपका सेंट जॉन वॉर्ट, क्लियर। इसके बाद है इनहिबिटर। इनहिबिटर का निमोनिक है sickfaces.com। एस से सोडियम वेल्प्रोइड। आई से आइसोनियाजाइड, सिमिटिडीन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एक्यूट अल्कोहल, क्लोरामफेनिकोल, फेसिस, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड, सिप्रो, ओमेप्राजोल, इमिड्रियोन, रिटोनाविर। रिटोनाविर क्या है, बूस्टिंग एजेंट है, प्रोटीनेस इनहिबिटर है। और ग्रेप फ्रूट आपने रट्टा मार लेना है। कुछ ड्रग्स सल्फा ड्रग्स होती है। निमोनिक इज स्केरी सल्फा फार्म फैक्ट। ऐसे सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स, ऐसे सल्फासेलाजिन, प्रोबेनिसिड, फिरासामाइड, क्लियर, एस्ट्राजोलामाइड, सिलाकॉक्सिब, थायाजाइड और सल्फोनालयूरिया। वाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सल्फा एलर्जी हो जाएगी तो पेशेंट को फीवर, UTI, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, हिमोलिटिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, वाटर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। तो दिस वाज, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट में रह गया है एलिमिनेशन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, क्लियर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब है पर यूनिट टाइम में ड्रग कितनी एलिमिनेट हो रही है। एलिमिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी बाय मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से ड्रग कितनी एलिमिनेट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन दो तरह की होती है। अच्छा, इसको एलिमिनेशन को क्वांटिफाई करते हैं दो चीज़ों से, क्लियरेंस से और हाफ लाइफ से। क्लियरेंस का मतलब है पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी ड्रग प्लाज्मा से क्लियर हो रही है, दिस इज द क्लियरेंस। और क्लियरेंस इफेक्ट होती है कार्डिक, हेपेटिक और रीनल डिजीज में। रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग ओवर प्लाज्मा, VD ओवर KE। KE इज एलिमिनेशन कांस्टेंट, यानी क्लियरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ द ड्रग टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। हाफ ऑफ द ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, विच इज़ हाफ लाइफ। अब एक स्टेडी स्टेट एक वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जिसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, कि कितना जितना ड्रग का
एलिमिनेशन है उतना ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन है। जितनी ड्रग एंटर हो रही है उतनी ड्रग निकल रही है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग कंसंट्रेशन के। तो उस केस में क्या होगा, स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए रट्टा मार लो 4 से 5 हाफ लाइफ चाहिए, और 90% स्टेट तक पहुंचने के लिए 3.3 हाफ लाइफ चाहिए। 90% तक पहुंचने के लिए 3.3 और 100% स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए 4 से 5 हाफ लाइफ चाहिए। फार्मूला इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.7 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर, क्लियरेंस नीचे आ जाएगी। अब कुछ दो तरह की डोज होती है, लोडिंग डोज जो कि कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए मतलब फ़ौरन डिजायर्ड कंसंट्रेशन को अचीव करना है तो लोडिंग डोज है, और इसको मेंटेन करना है विद इन द रेंज तो ये मेंटेनेंस डोज होती है। देखो लोडिंग डोज में CP मल्टीप्लाई VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर बायो अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस डोज के अंदर क्लियरेंस आ जाएगा, क्लियर। और जो CP है वो क्या है, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कि कितनी आपको टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए। रट्टा मारना कि अगर रीनल या लीवर डिजीज़ होगा उसमें लोडिंग डोज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंटेनेंस डोज कम करनी है। इसके अलावा जितना कितना टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट पर वो हाफ लाइफ पर डिपेंड करेगा, 4 से 5 हाफ लाइफ पर, क्लियर। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ज़्यादातर ड्रग्स पे अप्लाई होता है। इसमें जो रेट होता है ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है, गिवन टाइम के अंदर कांस्टेंट फ्रैक्शन यानी कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है। रट्टा मारना कि इसमें जो हाफ लाइफ होती है वो क्या रहती है, इसमें हाफ लाइफ इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, हाफ लाइफ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग कंसंट्रेशन के, और जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली कम होती रहेगी। दोबारा बता दूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा फॉल्स एक्सपोनेंशियली। ज़्यादातर ड्रग्स का यही मेटाबॉलिज्म होता है, दिस इज कॉल्ड फ्लो डिपेंडेंट एलिमिनेशन। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम ऑफ हाफ लाइफ इज कांस्टेंट एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है, जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के। इसमें फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो रही थी, इसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होगी, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होगी। इसमें हाफ लाइफ नॉट कांस्टेंट, हाफ लाइफ इज नॉट कांस्टेंट, क्लियर। अब इसमें जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। और जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो लीनियरली कम हो रही है, दोनों के कंपैरिजन पॉइंट है। और इसमें क्या होता है, कैपेसिटी लिमिटेड, मतलब इसमें जो एंजाइम्स होते हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं। एंड निमोनिक इज पी से फेनिटोइन, ई से एथेनॉल एंड एस्पिरिन एट हाई डोजेस। कुछ में आपको मिक्स्ड ऑर्डर देखने को मिलता है कि लो कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर होता है, और जब एंजाइम सैचुरेट हो जाते हैं तो वो जीरो ऑर्डर में चला जाते हैं, मतलब फेनिटोइन और एथेनॉल इसी मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है। तो ये था, तो फर्स्ट ऑर्डर ड्रग्स में आपको प्रिडिक्टेबल एलिमिनेशन है, डोज एडजस्टमेंट ईजियर होता है। जीरो ऑर्डर के अंदर जो रिस्क ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है वो बढ़ जाता है बिकॉज सैचुरेबल मैकेनिज्म होता है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी है जो अनसेफ ड्रग होती है। मिमोनिक इज पी, फेनिटोइन, एथेनॉल एंड द एस्पिरिन। तो की टेक अवे क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, कांस्टेंट फ्रैक्शन है, इसमें कांस्टेंट अमाउंट है, इसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट है। जीरो में हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। जीरो ऑर्डर में लीनियर कर्व है, फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल कर्व है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। दिस वाज क्लियर। चलो लगे हाथों में यही बता देता हूँ, KM वैल्यू क्या होती है। KM वैल्यू ये वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पे जो एंजाइम होते हैं वो 50% ऑफ Vmax या 50% ऑफ वेलोसिटी को अचीव करते हैं। जितना ज़्यादा KM वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा एंजाइम की एफिनिटी ज़्यादा होगी फॉर द सबस्ट्रेट, क्लियर। Vmax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन वाइल एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KM। अब जो एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं वो हाइपरबोलिक कर्व होती है, यानी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, विच इज माइकलिस मेंटन, यानी ये बताता है कि जैसे जैसे एंजाइम सैचुरेट नहीं होते
क्लियर, ठीक हो गया। तब तक आपको कर्व देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको कोऑपरेटिव इंटरेक्शन देखने को मिले, कोऑपरेटिव का मतलब है कि एक साइड पर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ है, उसने बाकी की एक्टिविटी को बढ़ा दी है, दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड कर्व एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर हीमोग्लोबिन, जबकि मायोग्लोबिन की हाइपरबोलिक कर्व होती है। क्लियर। इसके बाद लाइन वीवर बर्ग प्लॉट होता है। लाइन वीवर, अच्छा इस ग्राफ में देखो वाई एक्सिस पर वी मैक्स है और एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट होता है। जितनी ज़्यादा लाइन वाई एक्सिस के करीब होगी उतना वी मैक्स ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा लाइन एक्स एक्सिस के करीब होगी उसका मतलब है कि वी मैक्स उतने हिसाब से कम हो जाएगा। क्लियर। और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए 50% को अचीव करने के लिए वो क्या होती है, Km वैल्यू होती है। रट्टा मारना कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है, डैट इज़ वाई Km वैल्यू को बढ़ा देते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो Km वैल्यू को नहीं छेड़ते, बल्कि वो क्या करते हैं, वी मैक्स को कम कर देते हैं। अब इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या फ़र्क होता है, इनमें यह फ़र्क है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव रिजेंबल नहीं करते। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इरिवर्सिबल वाली एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव वाले बाइंड नहीं करते। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पोटेंसी को कम करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव या इरिवर्सिबल वाले एफिकेसी को कम करते हैं, यानी वी मैक्स को कम करते हैं। जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स Km को बढ़ा के एफिनिटी को कम करके पोटेंसी को कम कर देते हैं। अभी एफिकेसी क्या होती है, पोटेंसी क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।